वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने 500 क्वेश्चन आंसर की अपनी सीरीज शुरू कर रखी है। सोशल साइंस के हमारे क्या वे क्वेश्चन आंसर हैं, तो उसका आज पार्ट 4 रहेगा। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ कि भाई आप थोड़ा ना चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक मोटिवेशन है ना, बहुत ज़रूरी होता है भाई। कोई भी हम काम करते तो उसके लिए मोटिवेशन तो चाहिए ना। तो आप वीडियो को पूरी देखना, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो द सिस्टम ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग फ्रॉम होम वाज कॉल्ड एज। तो ये टाइम कब का है कि भाई ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टाइम है उसकी बात है। उससे पहले क्या था, उससे पहले था कि भाई जो लोग थे वो ज़्यादातर, जो सामान्य जनता थी वो कृषि कार्यों में लगी हुई थी, भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ज़्यादा थी और उसको वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बोलते थे। मतलब कि जो खुद के जो ज़मींदार है भाई, जिसकी ज़मीन अच्छी खासी ज़मीन थी, वो तो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड हैं भाई, वो अपने ही खेतों में काम करते थे। दूसरे क्या थे कि भाई कुछ जो बड़े ज़मींदार हैं उनके खेतों में काम करते थे, उनको मज़दूर बोलते थे। ठीक है, वो मज़दूरी करते थे, लेबरर सिस्टम में आते थे। तो उसके बाद फिर लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम आता है 1750-60 का जो टाइम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, तो उसमें क्या हुआ कि भाई लोगों को फिर महसूस होने लगा कि भाई अब एक्स्ट्रा कुछ कमाया जाए। तो होममेड चीज़ें, मतलब हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें हैं उनका स्टार्टिंग में बिल्कुल टाइम आया है। जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें घर पे बनाने की थी, लोग उससे एक्स्ट्रा पैसे कमाते थे। तो इसी चीज़ के लिए फिर क्या बोला जाता है कि द सिस्टम ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग फ्रॉम होम, तो उसी को फिर क्या बोला जाता था, उसी को बोला जाता था पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है, मतलब कि घर से जब वो घर पे बैठे बैठे ही कुछ एक्स्ट्रा कमा भी लें और कुछ बना के बेच भी दें मार्केट में, तो उसको पुटिंग आउट सिस्टम बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग मनी एज लोन टू वीवर्स बिफोर द फिनिश्ड प्रोडक्ट वर रेडी वॉज कॉल्ड। भाई पैसे पहले ही, मतलब जो बना रहे थे, जब हैंडीक्राफ्ट भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टाइम शुरू हुआ है तो लोगों को पैसा भी चाहिएगा भाई, कोई कुछ बनाएगा उसके लिए पहले हमें क्या, रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ता, कच्चा माल के लिए पैसे चाहिए। तो जिसको वो फाइनल प्रोडक्ट बेचते थे उसी से पहले वो पैसे ले लेते थे, तो उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था सिस्टम ऑफ एडवांस। मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट उसको बेचने से पहले ही अपने रॉ मटेरियल के लिए, खरीदने के लिए वो कुछ पैसे उससे लोन के रूप में ले लेते थे, तो उसको सिस्टम ऑफ एडवांस बोला जाता था। फिर है लुई 16 बिलोंग्स टू विच रॉयल फैमिली। लुई 16 किस में है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रांस के राजा थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। भाई फ्रांस की क्रांति के टाइम पे फ्रांस के राजा कौन थे, लुई 16 थे, जो कि 1774 में वहाँ का राजा बने थे। और जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में। तो वो किस फैमिली से बिलोंग्स थे, वो थे बोर्बन फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What was the currency of France in the period of the old regime? ओल्ड regime का टाइम क्या है भाई, वही क्रांति का जो टाइम है उसको ओल्ड regime बोला जाता है। उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि कि जो मोनार्क था, मोनार्क क्या था, मतलब कि जो लुई 16 वहाँ का राजा था, उसके पास ये खुद की पावर नहीं थी कि भाई वो खुद से टैक्स को इंक्रीज कर सके। उसको 3 एस्टेट, जो फ्रांस था वो 3 एस्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। मतलब कि वहाँ का जो समाज था 3 एस्टेट में बटा हुआ था, 3 वर्ग में बटा हुआ था। तो उसको तीनों एस्टेट की मीटिंग करनी पड़ती थी, ये तय करने के लिए भी कि भाई अभी टैक्स को कितना बढ़ाया जाए, कितना घटाया जाए। उसी को ओल्ड रिजाइम बोला जाता है। तो फ्रांस की जो क्रांति थी, ओल्ड रिजाइम का जो टाइम था, फ्रांस की क्रांति का जो टाइम था, उस टाइम पे फ्रांस की जो करेंसी थी वो थी लीवरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपना। द डायरेक्ट टैक्स एक्सट्रैक्टेड बाय द स्टेट इन द ओल्ड रिजाइम वाज भी, जो डायरेक्ट टैक्स, 2 तरह के क्या थे वहाँ पे फ्रांस में, 2 तरह के टैक्स लिए जाते थे। ज़्यादातर क्वेश्चन है जो फ्रांस की रिवॉल्यूशन से संबंधित है, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित रहेंगे। और मैंने क्या है कि भाई इसका मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरा टॉपिक एक वीडियो में बिल्कुल
थ्योरेटिकल जो पार्ट है ना, कंसेप्ट है जो इसका करवा रखा है, तो मैं इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी, प्लीज़ उसको जरूर देखना, ताकि ना आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ये मैं गारंटी लेती हूँ अगर दोनों वीडियो को आप देख लोगे तो। ठीक है, तो जो टैक्स है, दो तरह के टैक्स लगते थे वहाँ पे, एक था टाइप, ठीक है, एक था टाइल, टाइप था और टाइल था। तो टाइप जो टैक्स था वो लगता था चर्च के द्वारा। चर्च कौन था? फर्स्ट एस्टेट के लोग थे चर्च के, तो वो लगाते थे थर्ड एस्टेट वालों पर। टाइल था जो स्टेट डायरेक्ट जो राज्य था, फ्रांस था मतलब, वो लगाता था थर्ड एस्टेट के लोगों पर। डायरेक्ट टैक्स था जो टाइल लगाया जाता था। इसके अलावा अगर बात करें, एक था, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स एक्सट्रैक्टेड बाय द स्टेट, तो वो था टाइल। ठीक है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ना डीपली करवाती चलूंगी, ताकि एक दो क्वेश्चन इधर उधर से भी घुमा के, आप सोचो यहाँ पे टाइथ आ जाता तो पता चल जाएगा ना आपको। चर्च के जो द्वारा जो लगाया जाता था वो टाइथ था, और स्टेट के द्वारा जो लगाया जाता था वो टाइल था। एक था इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट जो टैक्स था वो लगता था तंबाकू पे और सॉल्ट पे, ये भी याद रखना। ये इनडायरेक्ट लगता था, मतलब कि इसको टैक्स माना नहीं जाता था, लेकिन प्रोडक्शन पे फिर भी क्या था, ये मूलभूत चीज़ें थी वहाँ के लोगों के लिए, फिर भी इस पे क्या करते थे, वो लगा देते थे। फिर है अब बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज रिटन। बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की, तो वो किसके द्वारा लिखी? तो वो लिखी गई है रूसो के द्वारा। ठीक है, रूसो के द्वारा वो बुक लिखी गई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस बुक में क्या है कि भाई, इस बुक में ये बताया गया है जो गवर्नमेंट है वो लोगों के और लोगों को रिप्रेजेंटेटिव, भाई जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट से सरकार बनती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ एक्सट्रीम इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लेवलीहुड आर एंडेंजर्ड आर कॉल्ड। भाई वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बिल्कुल ही लोगों की जो आजीविका है ना बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाती है, कि अब तो खाने तक के भी बोलते ना, खाने का भी तक का उनको नहीं मिल पाता, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। उसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोला जाता है, जहाँ पे लोगों को खाने तक के, मतलब के रोटी तक के, पाव रोटी बोली जाती थी फ्रांस में, ठीक है, उसके लाले हो गए थे, तो उसको बोला जाएगा फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द एस्टेट जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड। कहाँ पे हेल्ड हुई थी जो एस्टेट की जो जनरल मीटिंग थी फ्रांस में? तो वो हुई थी वर्साइल्स में। वर्साइल्स में राजा का महल था। और कब हुई थी ये मीटिंग? पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। 5 मई 1789 को। ठीक है, 5 मई 1789 को ये मीटिंग हुई थी, वर्साइल्स के महल में हुई थी। इसके बाद है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट वर टू बी अटेंड द मीटिंग। कितने लोगों, थर्ड एस्टेट के कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की थी? तो 600 लोगों ने की थी। और अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट और सेकंड के कितने की थी, तो 300 और 300, फर्स्ट के भी और सेकंड के भी। लेकिन क्या था कि मीटिंग अटेंड की थी, लेकिन वोट देने का अधिकार वहाँ पे सिस्टम था वो ठीक नहीं था। ये था कि भाई तीनों एस्टेट के लोग एक एक वोट दे सकते हैं, ये नहीं था कि हर बंदा, जो हर इंडिविजुअल को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो अब जैसे एक वोट फर्स्ट से गया, एक से सेकंड से, एक थर्ड से, तो इन लोगों को तो सबको अधिकार मिल जाएगा भाई, 300 वोट। इनके तो 300 बंदे फिर भी रह गए ना। तो इसलिए फिर क्या था, इनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये यही बोल रहे थे कि भाई हमने क्या है, क्योंकि मेजोरिटी तो इनकी है। डिसीजन किसका होता है फिर? थर्ड एस्टेट का। कोई भी डिसीजन, कोई कानून पास करना या कोई चीज़ें हटानी हो, तो भाई हर टाइम क्या रहती? मेजोरिटी 600 ये लोगों की, थर्ड एस्टेट वालों की मेजोरिटी रहती। लेकिन इन्होंने फिर सिस्टम ये नहीं कर रखा था, इसलिए ये थर्ड एस्टेट वाले इस चीज़ से नाराज होके कि भाई हमें हर बंदे को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, जब फर्स्ट और सेकंड वालों को हर बंदे को मिल रहा है। तो वो मीटिंग को छोड़ के आ गई थे वहीं से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर अ लार्ज क्राउड ऑफ प्रोटेस्टर मार्च फ्रॉम पेरिस टू पैलेस ऑफ वर्साइल्स। भाई पेरिस से लेकर और वर्साइल्स के महल तक कौन से साल में वो भीड़ गई थी, मार्च किया था? तो वो थी अक्टूबर 1789 की बात है ये।
उसमें फिर क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि भाई जो लोग थे वो परेशान हो गए थे, उनको पाव रोटी उनकी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो इससे क्या है कि जनता परेशान होकर राजा के महल की तरफ गई है और उन्होंने फिर वहाँ पे क्या क्या किया है, एक तो रानी का जो क्वार्टर था, ठीक है, रानी का जो महल था वो तोड़ा, वहाँ पे तोड़ फोड़ की है और उन्होंने डिमांड की कि राजा और राजा की फैमिली को ना पेरिस में शिफ्ट होना पड़ेगा, तब तक ये मार्च नहीं टूटेगा। क्यों चाहते थे वो इस चीज़ को, उनको ये था कि भाई महल में बैठकर है जो वो जनता के दुख दर्द नहीं समझे जा सकते, जो हम पाव रोटी के लिए भी तरस रहे हैं और आप लोग यहाँ महल में बैठकर आप ये चीज़ नहीं समझ सकते। तो इसलिए उन्होंने ये डिमांड रखी थी 1789 में, अक्टूबर 1789 में। इसके बाद है लुई 16 वॉज गिलोटिन्ड टू डेथ। भाई लुई 16 को डेथ गिलोटिन कब किया गया था, तो ये किया गया था 21 जनवरी 1793 में। क्यों किया गया था, क्योंकि इसने लुई 16 ने पर्सा और ऑस्ट्रिया के राजा के साथ क्या कर लिया था, हाथ मिला लिया था अपनी ही जनता के खिलाफ, क्योंकि नेशनल असेंबली बन गई थी और लुई 16 को नेशनल असेंबली पे क्या करना पड़ गया था, उसको एक्सेप्ट करना पड़ गया था, जिसकी वजह से वो पर्सा और ऑस्ट्रिया की तरफ भागा। और फिर जो यहाँ की जनता को, फ्रांस की जनता को पता चल गया इस चीज़ का, जिसकी वजह से उनको देशद्रोही का वो टैग लगा के और 21 जनवरी 1793 को उसको गिलोटिन कर दिया गया। गिलोटिन का यहाँ मतलब क्या है, फ्रांस में गिलोटिन है जो दो पोल्स के बीच में एक फट्टा था जिस पे गर्दन रखवाकर ऊपर से एक मशीन गिरा देते थे जिससे कि गर्दन कट जाती थी। ठीक है, वहाँ पे मौत की जो सजा थी ऐसे दंड दिया जाता था। और अगर बात करें कि भाई मैरी एंटोनेट थी इसकी पत्नी का नाम। ठीक है, लुई 16 की जो रानी थी वो थी मैरी, पूछ लेते हैं, मैरी एंटोनेट। ठीक है, उसको गिलोटिन किया गया था 16 अक्टूबर 1793 में। याद रखना दोनों डेट, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट। भाई इस बुक का कौन है ऑथर जो टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसका है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने इसमें क्या किया था कि भाई इसने रिफ्यूज कर दिया था, जो दैवीय शक्ति है उसको तो मना कर दिया कि भाई दैवीय शक्ति कुछ नहीं होता और जो मोनार्क है उसी के पास सारे अधिकार होते हैं, ये बोलती है ये बुक है, इसमें ये मेंशन किया गया था कि दैवीय शक्ति कुछ नहीं होती और जो मोनार्क होता है, किसी भी कंट्री का मोनार्क जो रहता है, मतलब जो राजा रहता है, उसके पास सारे अधिकार होते हैं। तो ये जॉन लॉक ने लिखी थी। द नॉन वोटिंग फ्रेंच पॉपुलेशन वर कॉल्ड। भाई नॉन वोटिंग वहाँ पे क्या था, वोटिंग सिस्टम, वोटिंग पॉपुलेशन थी, नॉन वोटिंग भाई किसी को वोट करने का अधिकार था, किसी को वोट करने का अधिकार नहीं था। तो जो नॉन वोटिंग फ्रेंच पॉपुलेशन थी उसको बोला जाता था पैसिव सिटीजन, मतलब जिसको अधिकार नहीं था वोट करने का। तो अब बात आती है कि भाई जो वोटिंग वाले थे उनको क्या बोला जाता था, तो वोटिंग वाली थी जो, उनको बोला जाता था एक्टिव सिटीजन। वो कौन थे वहाँ पे, वो थे ओनली मैन, एक वुमेन नहीं थी उसमें, केवल आदमी थे, वो भी जिसकी उम्र 25 और 25 साल से ज़्यादा है। उसमें भी कंडीशन क्या थी कि वो जो इंडिविजुअल है वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कम से कम, या उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो टैक्स पे भी करता हो, तो उसको था वोट देने का अधिकार नेशनल असेंबली को बनाने के लिए। वट वर द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन उसके आइडियल्स क्या क्या है, उसके आइडियल्स लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। ये बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा फॉलो भी की गई है, ठीक है, एक्सेप्ट की गई है ये चीज़ें, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ 1793 से 1794 इज नॉन इन फ्रेंच हिस्ट्री एज। भाई जो 1793 और 94 के बीच का जो टाइम है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आतंक का काल, टेरर, भय, आतंक। ठीक है, इसका समय उसको बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कौन बना था राजा, यहाँ पे जो सरकार बनी थी वो बनी थी जैकोबिन क्लब के लीडर की, रॉबस्पेयर की। ठीक है, रॉबस्पेयर के
यहाँ पे सरकार बनी थी और उसने क्या किया था, उसने अपने कंट्रोल में अपना जो सिस्टम था, इतना नियंत्रण था उसका कि भाई वहाँ पे कोई भी थोड़ा सा भी अगर गलत काम कर देता था ना, उसको सीधा गिलोटिन कर दिया जाता था। इसलिए ये भय का उसको बोला जाता, भी आतंक का समय इसको बोला जाता है, आतंक युग के नाम से 1793 और 1794 के बीच के समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड यंग बंगाल मूवमेंट। भाई किसने यंग बंगाल मूवमेंट को चलाया था? तो यंग बंगाल मूवमेंट है जो वो चला गया था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। जो हेनरी विवियन डेरोजियो है उनके द्वारा चलाया गया था। ये कौन थे? ये एक टीचर थे कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के, ठीक है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के टीचर थे। और इस मूवमेंट में क्या डिमांड की गई थी? ये जो मूवमेंट था, इसकी जो डिमांड थी वो उस पर जोर दिया गया था। एक तो था फीमेल की एजुकेशन पे, औरतों की एजुकेशन पे, एक था उनके अधिकारों पे, एक था फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता पे था, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए ये जो मूवमेंट है ये चला गया था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इंडस्ट्रियल सिटी ब्लैंक वाज निकनेम्ड कॉटन पोलिस। कॉटन पोलिस किसको बोला जाता था? भाई मानचेस्टर को बोला जाता था कॉटन पोलिस। और भारत का मानचेस्टर किसको बोला जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये था मानचेस्टर, जो सबसे पहला और सबसे अच्छा सिटी बोला गया है कॉटन के कपड़े के लिए, कॉटन के उद्योगों के लिए मानचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 29 अक्टूबर 1929 इज नोन इन हिस्ट्री भी। जो 29 अक्टूबर 1929 है वो हिस्ट्री में किस डेट के लिए, किस दिन से जाना जाता है? तो वो ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा क्यों जाना जाता है? क्या हुआ था कि 1929 के आसपास इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब कि आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी के आई थी ज़्यादातर के यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर ये आर्थिक मंदी आई थी। जिसमें फिर क्या हुआ था कि जो ये स्टॉक मार्केट है ना, न्यूयॉर्क की एक सेकंड लिख देती हूँ, न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट गिर गई। 29 अक्टूबर 1929 को स्टॉक मार्केट गिर गई न्यूयॉर्क की। उसी के नाम से इसको ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिल्कुल मार्केट गिर गई थी, तो ब्लैक ट्यूसडे उसी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जो आर्थिक मंदी आई थी ना, इससे किस किस पे इफेक्ट पड़ा था? एक तो पूछ लेते हैं ये भी चीज़ ना, आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पे। आउटपुट था वो 33% आउटपुट कम हो गया, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो वो लगभग 3% से लेकर और 25% तक बढ़ गई एम्प्लॉयमेंट। इतना मतलब कि इफेक्ट पड़ा था रोजगार पे लोगों के, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, इन चीज़ों की वजह से ही क्या हुआ कि भाई स्टॉक मार्केट गिर गई। स्टॉक मार्केट गिरने से क्या हुआ? स्टॉक मार्केट गिरने से तो भाई बिल्कुल ही क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसको ब्लैक ट्यूसडे बोला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज सेड टू हैव कवर्ड द टाइम पीरियड। सेकेंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टाइम है वो है 1850 से लेकर 1870 के बीच में। अगर फर्स्ट की हम बात करते हैं तो वो है 1780 से लेकर 1850 के बीच में, ठीक है। और स्टार्टिंग अगर बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तो वो रहेगी 1750-60 से, ठीक है, ये रहता। सेकंड में अगर हम देखें कि भाई सेकंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसमें क्या क्या हुआ था, तो इसमें फिर क्या हुआ था, एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज होने लगा था, प्रोडक्शन है वो मास प्रोडक्शन होने लगा था, और क्या हुआ था, और हुआ था इसमें स्टीम का प्रयोग। स्टीम इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया था पावर का उद्योगों के लिए। फिर और इसमें हुआ था स्टील। इस टाइम पे स्टील का सबसे ज़्यादा यूज होने लगा था। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे स्टील भी इसमें काफ़ी हाईलाइटेड रहा है सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेम द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक वूलन इंडस्ट्री। भाई वो कौन सा एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार ने अपने जो उनके लोकल वूलन इंडस्ट्री थी उसको बचाने के लिए किया गया था? वो किया गया था कालिको एक्ट 1720 में। लगभग 1720 की बात है, जब सरकार में क्या हुआ था कि यहाँ के जो भारत के चिंट बोलते हैं हम, जैसे चींट के कपड़े बोल देते हैं ना, कॉटन के जो कपड़े रहते हैं ऐसे वो चिंट बोलते थे, चिंट। तो चिंट जो भारत की कपड़े की जो प्रिंट थी, चिंट प्रिंट के जो कॉटन के कपड़े होते थे वो इतने फेमस होने लगे थे कि उनका इंपोर्ट वहाँ के जो लोग थे वो बढ़ाने लगे थे, जिसकी वजह से फिर क्या होगा भाई, जो बाहर से इंपोर्ट, जो बाहर की चीज़ों जो हम पसंद करें तो हम क्या करेंगे, होएगा कि जो हमारी लोकल चीज़ें हैं वो इग्नोर होनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से फिर वहाँ की सरकार ने क्या किया था, कालिको एक्ट लगा दिया था कि भाई जो इंपोर्ट है उस पर कंट्रोल किया जा सके। भारत से जो इंपोर्ट किया जा रहा था चिंट का कपड़ा, तो उस पर रोक लगाई जा सके, ताकि जो हमारा लोकल जो वूलन इंडस्ट्री है उसको थ्रेटन, उसको खतरा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पिनिंग फ्रेम डेवलप्ड बाय रिचार्ड आर्कराइट के। तो जो स्पिनिंग फ्रेम है वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया था, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कपड़े का जो टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ाने के लिए स्पिनिंग फ्रेम एक मशीन का किया गया था प्रयोग, जो कि रिचार्ड आर्कराइट ने उसको डेवलप किया था 1769 में। ये 1769 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यू डील। न्यू डील का फादर कौन माना जाता है? न्यू डील का फादर माना जाता है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को न्यू डील का फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द पट्टीदार्स बिलोंग टू। जो पट्टीदार्स है वो किससे बिलोंग करते हैं? तो वो करते हैं गुजरात से। क्या है कि भाई जो ये भारत के जो किसान हैं उनको बोला गया था, दो तरह के किसान थे भाई। कुछ तो अपने ऐसे थे कि जिनकी खुद की ज़मीन थी, ठीक है, और कुछ ऐसे थे जो दूसरे की ज़मीन पर काम करते थे। तो ऐसे दो तरह के किसान थे। तो जो जिसके पास खुद की ज़मीन थी वो काफ़ी अच्छे रिच माने जाते थे, जमींदार माने जाते थे, अच्छे खासे। तो उनके क्या थे, तो जो गुजरात के थे उनको तो बोले जाते थे पट्टीदार्स, ठीक है। और जो जाट थे जिनके पास ज़मीन थी, रिच फार्मर थे वो भी, तो जाट थे, वो बिलोंग करते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस से, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंसेस किसको बोला जाता था? आज के टाइम पे यूपी को। यूपी को उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था, ठीक है। तो वो बिलोंग करते थे, वहाँ से बिलोंग करते थे जाट, और गुजरात से बिलोंग करते थे पट्टीदार। ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ऑन। भाई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वो कब बनी थी? वो बनी थी 31 अक्टूबर 1920 को। ये पहली ट्रेड यूनियन थी जो बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला आ रहा था उसमें क्या हो गया कि भाई जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा लगने लगी। अब ज़्यादा लगेंगी तो लेबर चाहिएगा। तो लेबर में क्या थे कि भाई चाइल्ड लेबर ज़्यादा हो गया था, और चाइल्ड लेबर को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। कम से कम 14 घंटे क्या था, उनसे काम करवाया जा रहा था। तो इस चीज़ पे भाई कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ कि भाई जो वर्कर हैं उनका भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनकी सुनी जाए, तो ट्रेड यूनियन बना लेनी चाहिए। अब ट्रेड यूनियन तो 31 अक्टूबर 1920 को पहले ट्रेड यूनियन थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वो बन गई। लेकिन उसको भी फिर क्या हुआ कि भाई मान्यता तो होनी चाहिए। फिर उसके लिए क्या हुआ, वैन जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया है 1926 में। वो क्यों किया गया? क्योंकि ट्रेड यूनियन को लीगली मान्यता देने के लिए। कोई भी चीज़ क्या है, हम पे अगर कानून बन जाता तो क्या है, हम उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते, नहीं तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं हम इसकी क्यों सुने, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड यूनियन फिर एक्ट आया था 1926 में, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। जो ट्रेड यूनियन का जो कंसेप्ट था उसको, इसलिए क्या हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ट्रेड यूनियन होती है, ताकि भाई किसी भी एम्प्लॉय के साथ अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में गलत हो रहा है तो वो ट्रेड यूनियन उसके सपोर्ट में खड़ी रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर सेम, तो वो किस में बिलीव करेगी भी? सेम डिसेंट में बिलीव करेगी। एथनिक ग्रुप क्या होता है कि भाई हमारा जो कल्चर है, हमारा ओढ़ना पहनना खाना पीना सेम लोगों के साथ, तो भाई जो चीज़ें सेम लोगों के साथ होएगा तो उसका क्या रहेगा? कुल दर कुल चलती रहती हैं ये चीज़ें, तो उसको सेम डिसेंट को वो फॉलो करेंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिंगला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका? भाई श्रीलंका का हमारे एनसीईआरटी में श्रीलंका और बेल्जियम दो कंट्री का दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे थे श्रीलंका में दो तरह के लोग थे श्रीलंका में। वो क्या थे कि भाई एक तो थी सिंगला स्पीकिंग, ठीक है, सिंगला लैंग्वेज बोलने वाले थे, तो वो थे 74%, और एक थे तमिल स्पीकिंग, ठीक है, तमिल भाषा बोलने वाले, वो थे 18%, बाकी थे मिक्सअप बोलने वाले, ठीक है। तो जो वहाँ पे क्या हुआ था, फिर वहाँ पे ये हो गया था कि हम कौन सी है जो हमारी राजकीय भाषा है वो क्या बननी चाहिए, तो उन्होंने फिर राजकीय भाषा सिंगला स्पीकिंग को बना दी थी, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे दंगे फसाद हो गए थे। तो जो सिंगला की अगर हम बात करें तो वो 74% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। इन विच ईयर एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज? भाई सिंगला को कब ऑफिशियल लैंग्वेज का ये जो एक्ट है वो कब आया था? तो वो आया था 1956 में, श्रीलंका में 1956 में आया था। और श्रीलंका जो है वो आज़ाद हो गया था 1948 में। फिर उन्होंने 1956 में क्या किया था, बताया ना मैंने कि जो सिंगला भाषा वो 74% लोगों के द्वारा बोली जाती थी, कि भी मेजोरिटी जहाँ पे होगी उसी को उन्होंने फिर क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसी की वजह से फिर क्या हुआ था, वहाँ के लोग हैं वो संतुष्ट नहीं हुए थे, तो वहाँ पे अंदर ही अंदर लोगों में क्या हुए थे, भड़क गए थे लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी विच माइनॉरिटी कम्युनिटीज इज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम? अब बात है बेल्जियम की। बेल्जियम में भी क्या है, वहाँ के जो 59% लोग हैं वो बोलते थे डच लैंग्वेज, 40% थे जो बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज, बाकी के जो बच गए बोलते थे जर्मन। तो वो तो बिल्कुल कम बच गए ना, 1% के आसपास ही, ठीक है। तो इनकी तो कोई बात ही नहीं फिर, ठीक है, बात रह गई इनकी। तो ये जो 40% थे ना जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे वो थे रिच और पावरफुल, ठीक है। तो फ्रेंच, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फ्रेंच। ये थे रिच और पावरफुल। तो यहाँ पे भी सेम बात हुई थी, बेल्जियम में भी ना सेम यही सिस्टम चला था। तो इन्होंने भी जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये बना रहे थे काफ़ी लंबे टाइम तक इनको क्या करना पड़ा था, अमेंडमेंट करना पड़ा था अपने उसमें 1970 से लेकर 1993 तक इनको क्या करना पड़ा था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार अमेंडमेंट करना पड़ा था। नहीं तो जो लोग जहाँ पे रह रहे थे वो उनको अच्छे से राजकाज है ना वहाँ पे करने नहीं देते थे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट भी और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, When was the system of government in Belgium changed from unitary to federal government? तो कब बना है ये, 1993 में जाकर, क्योंकि 1970 से लेकर 1993 तक का जो टाइम है इसमें बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट हुए हैं। आखिर में फाइनली उनको 1993 में उन्होंने फिर क्या किया है, एक अच्छा खासा इनोवेटिव मॉडल वो लेके आए हैं, जिससे कि फिर उसके जो कंट्री है, ठीक है, वहाँ शांतिपूर्वक वहाँ के लोग संतुष्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको भी स्टेट का और सेंटर को उन्होंने डिफरेंट किया है। तो बहुत सारी वो चीज़ें ऐसे लेके आए हैं जिससे कि फिर फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पर बनी है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।